हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। आज हम दिल्ली पुलिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट। अजंता की गुफाएं किस नदी के किनारे पर हैं? जैसा कि जानते हैं कि अजंता की गुफाएं ये बघौरा नदी के किनारे पर हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। अजंता की गुफाएं की संख्या 29 है। इसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 25 गुफाओं को बिहार नाम से जाना जाता है। बिहार का मतलब है जहाँ निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं लोग। और 4 गुफाओं को चैत्य के नाम से जाना जाता है। चैत्य का मतलब होता है यहाँ पूजा अर्चना की जाती है, जहाँ लोग बैठकर पूजा करते हैं, उसे चैत्य कहते हैं। यह है महाराष्ट्र राज्य में और औरंगाबाद ज़िले में है। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। और इसका निर्माण, अजंता गुफाओं का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति हरिसेन ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुए थे? तो ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी से कुछ फैक्ट देखते हैं कि खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 तक रहा था। और ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका शासनकाल था 1296 से लेकर 1316 तक। 1316। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। और इस अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री के साथ जलालुद्दीन खिलजी ने विवाह कर लिया था। और इसने अपने चाचा की हत्या भी की थी। उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया था, जैसा ये लिखा हुआ है। इसने हौज ए खास, जो एक जलाशय होता था, उसका निर्माण कराया। और अलाई दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत और 5 वंश, जो ये वंश हुए थे वो इस तरह से थे। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का संस्थापक। सेकंड था खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक। इसका संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। तीसरा था तुगलक वंश, इसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1414 तक। ये याद रखना, ये सबसे लंबा चला था ये वंश, 1320 से लेकर 1414 तक। चौथा था सैयद वंश का टाइम पीरियड 1414 से लेकर 1451 तक रहा था। खिज्र का इसका संस्थापक था। और अंतिम वंश था लोधी वंश, जो बेलोर लोधी इसका शासक था, जिसने स्थापना की थी। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसे बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, जैसा आपको पता होगा, 1526 और 1556 और 1761। उन पर बाद में बात करेंगे। अभी कर्नाटक संगीत किन किन राज्यों में है? तो ये मेनली 4 राज्यों में कर्नाटक संगीत शैली है। कर्नाटक संगीत शैली तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक, आंध्रा, इन 4 राज्यों में मेनली ये कर्नाटक शैली है। कला आश्रम की स्थापना किसने की थी? जैसा आपको पता है, पंडित बिरजू महाराज ने कला आश्रम की स्थापना की थी। अब पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। इनका संबंध कथक नृत्य से है। इनका पूरा नाम ब्रजराज मिश्र है, जो अभी एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम ब्रजराज मिश्र है। कथक नृत्य उत्तर भारत में किया जाता है। और कथक नृत्य के और महान जो मेन लोग हैं, बहुत महान है, इनका नाम है लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। ये बहुत बड़े नाम है, ये कथक से संबंधित हैं ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन। डम्फा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? डम्फा ये मिजोरम में है। इसे याद कैसे करना है? इसे याद करने के लिए आप इसे रिलेट करना होगा। डम्फा को आप रिलेट कीजिए झम्पा से। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में एक बॉलर है, उसका नाम है एडम झम्पा। तो झम्पा में ऐसे ही डम्फा आ रहा है, तो झम्पा क्या करता है, एक जोर की बॉलिंग करता है। वो एक बॉलर है जोर, तो जोर में मिजोरम में जोर आ रहा है, तो ऐसे ही जो झम्पा क्या करता है, जोर की बॉलिंग, तो मिजोरम वहाँ से हो जाएगा। तमिल भाषा को नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तमिल भाषा को, तो आइए देखते हैं तमिल भाषा।
2004। एक चीज़ और, तमिल भाषा के साथ साथ 6 शास्त्रीय भाषाएँ हैं। 6 में से सबसे पहली तमिल भाषा 2004 में से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, और उसके बाद संस्कृत भाषा को 2005 में 2008 में 2 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया गया था, कन्नड़ और तेलुगु। और 2013 में मलयालम को दिया गया था, और 2014 में ओडिसी को दिया गया था। 2014 से एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि क्रिकेट 2014 क्रिकेट से के एक महान खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। उन्हें भारत रत्न भी 2014 में ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगम लोक नृत्य किस राज्य का है? करगम, ये तमिलनाडु राज्य का करगम लोक नृत्य है। अब तमिलनाडु के और यहाँ का एक फेमस नृत्य है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। टी बाला सरस्वती, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ज़रूर याद रखना है। टी बाला सरस्वती, नंबर 1 टी बाला सरस्वती। शांताराव, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। इनका संबंध 2 नृत्यों से, यामिनी के कुचिपुड़ी भी ये करती हैं और ये भरतनाट्यम में करती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति याद रखना, इनका संबंध कुचिपुड़ी से भी है, कुचिपुड़ी। और कमला देवी, बैजंती माला, सोनल मानसिंह, ये अलग है यहाँ से, बैजंती माला और सोनल मानसिंह। संयुक्ता पाड़गिरी, रुक्मिणी देवी अरुंडेल, ये बहुत पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, हर एग्जाम रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? भारत में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो है वो है कच्छ का रण। ये कच्छ का रण सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा पूछे तो पन्ना कहाँ पर है? ये एमपी में है। एमपी को क्या कहते हैं? एमपी को सोया प्रदेश कहते हैं। सोया, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन बहुत होता है, इसे सोया प्रदेश कहते हैं। इसे भारत का हृदय भी कहते हैं, हार्ट भी कहते हैं इसे भारत का हृदय भी कहते हैं। ठीक। और सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी को बनाया गया था, जो 1986 में था। 1986 में इसे सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था, नीलगिरी को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ब्रजभूषण कालरा का संबंध किस नृत्य से है? गिटार, ये गिटार बजाते हैं। अब कुछ प्रमुख सितार वादक हैं, उसमें सितार वादक देख लेते हैं पहले। सितार वादक में कौन कौन है? पंडित रविशंकर, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है, पंडित रविशंकर, काफ़ी एग्जाम में कई बार आया है। पंडित रविशंकर, विलायत खां, और ये रविशंकर की पुत्री अनुष्का शंकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। निखिल बनर्जी, उमा शंकर, शाहिद परवेज, बंदे हसन, बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियास खां। बुद्धादित्य मुखर्जी और इलियास खां, ये इलियास खां, बुद्धादित्य मुखर्जी, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इन्हें याद रखना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इन्हें बार बार रिपीट कराता रहूँगा जिससे आपको ये याद करने में थोड़ी आसानी होगी। नेक्स्ट है, और कुछ संतूर वादक हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे भजन सोपारी है और शिव कुमार शर्मा, ये दो ही नाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, इन्हें याद रखना कैसे रखोगे कि इसमें आ रहा है संतूर, संत में पहले संत निकाल लो, संत। तो संत लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं, किसके? शिव के। संत लोग जो होते हैं, संत महात्मा, वो शिव जी के भजन करते हैं। तो शिव से हुआ शिव कुमार शर्मा, भजन से हुआ भजन सोपारी, तो ये इस तरह रिलेट हो जाएगा। कुछ प्रमुख शहनाई वादक, अब शहनाई वादक में देख लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया थे, हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, बी कुंजमणि, संदीप दास, पंडित किशन महाराज, ये सब, सॉरी पंडित किशन महाराज तबला से हैं, राजेंद्र कुलकर्णी, बिस्मिल्लाह खां, ये सब शहनाई वाद्य यंत्र से हैं। सबसे महत्वपूर्ण नाम है इसमें से हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्लाह खां, ये कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछते हैं। और इन दो को पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखिए आप। उसके बाद ये भी आपको याद रखना है, बी कुंजमणि और पन्नालाल घोष, ये दो और हैं, बी कुंजमणि और पन्नालाल घोष, इनको भी याद रखना है, ये भी काफ़ी पूछे गए हैं, इनका संबंध शहनाई से है। आगे देखते हैं, कुछ तबला वादक यंत्र हैं। तबला वादक में क्या है? अल्लाह रखा खां है, बहुत बड़ा नाम है ये, अल्लाह रखा खां।
जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज। ये 3 नाम तो आपको हर हाल में याद रखने हैं। अल्लाह रखा कहाँ, जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज, और इसे भी देख लेना एक बार, संदीप दास। लेकिन महत्वपूर्ण ये 3 है, अल्लाह रखा कहाँ, जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज, ये तबला वादक यंत्र से हैं। अब यहाँ देख लीजिए, यू श्रीनिवासन, ये भी पूछा गया है अभी हाल ही में। यू श्रीनिवासन का संबंध मंडोलिन वाद्य यंत्र से है। पंडित राम नारायण, रमेश मिश्र और शकूर खां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित राम नारायण और शकूर खां, ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारंगी, ये सारंगी बजाते हैं। पंडित राम नारायण और शकूर खां, इन्हें याद रखना है। कौन से हैं? पंडित राम नारायण और शकूर खां, ये सारंगी बजाते हैं। और ये अब नेक्स्ट है अली अकबर खान। अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता का संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है। ये इसमें अमजद अली खान, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता और ये अली अकबर खान, ये तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका संबंध सरोद वाद्य यंत्र से है, ये सरोद वाद्य हैं। एक और है मुकेश शर्मा, सरोद से, ये मुकेश शर्मा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उसे बाद में याद रखना, लेकिन अभी इन्हें जरूर याद रखो। टी.एच. विनायक, टी.एच. विनायक का संबंध घाटम से है, ये भी इम्पोर्टेंट है। टी.एच. विनायक का संबंध घाटम से है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। टी.एच. विनायक। उस्ताद असद अली और विश्व मोहन भट्ट, इनका संबंध बीड़ा से है, ये भी याद रखना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? आइए सीधे समझते हैं। मध्य प्रदेश। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में है और इन्हें चंदेल शासकों ने बनवाया था। अब अभी मैंने बताया खजुराहो मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन बहुत होती है। इसे भारत का हार्ट भी बोलते हैं, इसे भारत का हार्ट यानी कि हृदय, हार्ट ऑफ इंडिया। ठीक, अब आगे अब इसमें, और इसमें मंदिरों की संख्या कुल 85 थी। शुरुआत में जब इसे एक्सकेवेट किया गया था तो इसमें 85 मंदिरों की पाई थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें से अब 25 से भी कम, कहीं कहीं 23 का डाटा दिया गया है, मंदिरों के अवशेष ही मिल पाए हैं। कोणार्क का लिंगराज मंदिर और ये कुछ मंदिर हैं, प्रमुख मंदिर, आइए आपको दिखाते हैं। ये कोणार्क का लिंगराज मंदिर है, ये नहीं है। और जगन्नाथ मंदिर, राजरानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, ये सभी उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के मेनली मंदिर, उसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो ये कोणार्क का मंदिर, लिंगराज मंदिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जगन्नाथ तो आपको पता ही है, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, तो ये वहाँ से रिलेट कर लेना, जगन्नाथपुरी। और राजरानी मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर, ये भी याद रखने हैं आपको, ये तो याद हो जाएंगे। कोणार्क का मंदिर, और ये कोणार्क का तो आपको पता है, कोणार्क उड़ीसा ही में है। और दूसरा जगन्नाथ यात्रा, वो भी उड़ीसा में निकलती है, तो ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। लिंगराज आपको ध्यान रखना है, लिंगराज और मुक्तेश्वर, ये दो और याद ध्यान रखना है आपको, लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये केरल में है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें ये तमिलनाडु कुछ मंदिर हैं। महाबलीपुरम मंदिर बहुत इम्पोर्टेंट मंदिर है, महाबलीपुरम। रंगनाथ स्वामी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मदुरई करके भी है वो। ये बृहदेश्वर मंदिर, ये बहुत पूछा जाता है, बृहदेश्वर। मंदिरों की शैली 3 प्रकार की होती है, जैसा कि आपको पता होगा। ये मेनली पार्ट देख लीजिए। ये जो दक्षिण भारत के सभी मंदिर होते हैं वो द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं, द्रविड़ शैली में। कौन सा था? ये था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 शैलियाँ हैं, नागर, बेसर शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली, ये क्रम से बनाई जाती हैं। इनमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान इस किस राज्य में है? देखते हैं, हैदराबाद। अब हैदराबाद के बारे में कुछ फैक्ट हैं।
जैसे कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, वैसे निज़ामों का शहर कहते हैं। चार मीनार, जो चार मीनार है वो हैदराबाद में ही है, उसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। उनका पूरा नाम है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ये मूसी नदी के किनारे है, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, और इसका भी निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने कराया था। और हैदराबाद शहर का भी निर्माण इन्होंने ही किया था, कुली कुतुब शाह ने। आगे, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा है? ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया है। शतरंज खेल, ये खेल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखते हैं। शतरंज खेल में प्रत्येक खिलाड़ी के पास कितनी मोहरें होती हैं? मोहरें का मतलब होता है जैसे कि उन्हें गोटी कह देते हैं, ठीक। तो प्रत्येक के पास 17 होती हैं। शतरंज के खेल में प्रत्येक के पास 17 मोहरें, 16 मोहरें होती हैं। और शतरंज का जो डैशबोर्ड होता है उसमें 64 खाने होते हैं, 32। उसमें 2 कलर होते हैं, एक सफ़ेद और एक काला, ब्लैक एंड वाइट, 2 कलर होते हैं। शतरंज खेल को फिडे कंडक्ट कराता है, फिडे। और इसका फिडे की स्थापना 20 जुलाई सन 1924 को हुई थी। 20 जुलाई सन 1924। और 2000 कहाँ है, 2000 सॉरी शतरंज में 64 खाने होते हैं, और इसमें 2 खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी के पास 16 मोहरें होती हैं, जिसमें से 1 राजा 1 रानी, 2 हाथी, 2 ऊँट और 2 घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। इस तरह से 1 1 2 और 4 6 8 8 16, एक खिलाड़ी के पास 16 मोहरें पूरी होंगी। इसी तरह दूसरे खिलाड़ी के पास भी यही होती हैं। फिडे का मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज खेल से है। ये शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। इन्हें जादूगर भी वो सॉरी नहीं, वो तो वो थे। विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज खेल से। इनकी पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। माइंड मास्टर इनकी पुस्तक है। वो मेजर ध्यानचंद है, उनको कहते हैं हॉकी का जादूगर। भजन सोपारी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भजन सोपारी, इनका संबंध किस घराने से है? अभी आपको मैंने बताया था कि भजन सोपारी किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं ये? संतूर। क्या बताया मैं? संत लोग शिव के भजन गाते हैं। तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार, ये 2 लोग इससे संबंधित है। और इनका भजन सोपारी का संबंध सूफियाना घराना से है। अब आगे देखते हैं कुछ प्रमुख सितार वादक। अब सितार वादक देखते हैं। जैसे अभी आगे कराया था, दोबारा रिपीट हो जाएगा, उससे याद अच्छा बना रहेगा। देखिए, पंडित रविशंकर, इनका संबंध भी सितार वादक से है। पंडित रविशंकर, विलायत खां, अनुष्का शंकर, जो पंडित रविशंकर की पुत्री हैं अनुष्का शंकर, निखिल बनर्जी, उमा शंकर, शाहिद परवेज, बंदे हसन, बोधादित्य मुखर्जी, इलियास खान, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एक भी नहीं छोड़ सकते आप। ये हाल ही के एग्जाम में पूछे भी गए थे, MTS में खूब इनसे पूछा गया था। अब कुछ संतूर वादक देख लेते हैं। संतूर वादक मैंने अभी बताया था कि संत लोग क्या करते हैं, संतूर में संतरे लोग क्या करते हैं, वो शिव के भजन करते हैं। तो शिव कुमार शर्मा भजन से भजन सोपारी हो गया। अब कुछ शहनाई वादक जो अभी बताए थे, दोबारा रिपीट कर लो। शहनाई वादक में हरिप्रसाद चौरसिया, जैसे हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, बिस्मिल्लाह खां, बी कुंजबड़ी। आपको ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिप्रसाद चौरसिया और बिस्मिल्लाह खां, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पन्नालाल घोष और बी कुंजबड़ी, इनको भी देखना। पन्नालाल घोष और बी कुंजबड़ी, इनका संबंध शहनाई वादन से है। अब कुछ तबला वादक भी देख लेते हैं। तबला वादक में कौन कौन है? अल्लाह रखा खां, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। जाकिर हुसैन, पंडित किशन महाराज और संदीप दास, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है।
अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब ऐसे यू श्रीनिवासन का संबंध मंडोलिन से है। पंडित राम नारायण अभी बताया था, राम नारायण और रमेश में से शकूर खान, इनका संबंध सारंगी से। अब राम नारायण पंडित इनको याद रखिए और शकूर खान को याद रखिए, ये दोनों हाल ही में पूछे गए हैं। अली अकबर का और अमजद अली खान, बुद्ध देवदास गुप्ता, ये सरहद से हैं। और एक मुकेश शर्मा भी हैं, और भी लोग हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। अली अकबर खान और अमजद अली खान और बुद्ध देवदास गुप्ता और मुकेश शर्मा। अब टी.एच. विनायक का संबंध घाटम से है। और इसी तरह उस्ताद असद अली और विश्व मोहन भट्ट, ये बीड़ा बाजाते हैं, ये बीड़ा वादन से इनका संबंध है। अब आइए देखते हैं एशियन गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। एशियन गेम्स की शुरुआत सबसे पहले भारत में सन 1951 में हुई थी। सन 1951 में हुई थी। भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स की शुरुआत 1982 में हुई थी। ये अभी 2022 MTS में पूछा गया था, कई बार MTS में पूछा गया था। 1982 में हुए थे, जो 9वां संस्करण था। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ सकता है कि 1982 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो कौन से नंबर के थे, तो वो 9वें नंबर के थे। और एशियन गेम 2022 में जो होने थे होंगझाऊ चाइना में, ये गलत लिखा है, यहाँ होंगझाऊ होगा, ये गलत है, होंगझाऊ चाइना में। लेकिन वो 2023 में कराए गए थे, चीन में हुए थे, जिसमें भारत चौथे स्थान पर था। भारत ने कुल टोटल 107 पदक जीते, जिसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज भारत के खाते में आए थे। ये थे 28, 38, 41, ये डाटा याद रखना है आपको कि भारत ने टोटल 107 पदक जीते, उसमें से 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। और टोटल भारत ने 107 पदक जीते, जिसमें भारत चौथे स्थान पर रहा था। इंडिया चौथे स्थान पर, फोर्थ। पहले स्थान पर कौन था? पहले स्थान पर था, इसमें फर्स्ट रैंक पर था चाइना। उसने टोटल कितने जीते? चाइना ने टोटल 201 तो उसके गोल्ड ही थे, 201 गोल्ड थे, और टोटल थे उसके 383 उसके टोटल पदक थे। वो पहले स्थान पर, दूसरे पर जापान था, तीसरे पर कोरिया था, गणराज्य कोरिया, और चौथे पर अपना देश भारत था। अब ओजोन गैस का द्रव्यमान कितना है? 48 U, इसका 48 U इसका द्रव्यमान है। अब और कुछ देखते हैं। ओजोन गैस का सूत्र O3 होता है। O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर एक ओजोन गैस बनाते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में। और ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक। ओजोन परत की मोटाई को हम किस में नापते हैं? डॉप्सन में। ये डॉप्सन एक इकाई होती है, डॉप्सन। इसे ओजोन परत की मोटाई को नापा जाता है, मोटाई नापते हैं। और ओजोन परत की जो खोज है वो 1913 में फ्रांस के भौतिकविद थे, उन्होंने की थी। फेब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन, इन्होंने 1913 में ओजोन परत की खोज की थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैश्वीकरण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वैश्वीकरण, PV नरसिम्हा राव। वैश्वीकरण के समय PV नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल जो है वो 1991 से 1996 तक था। ठीक है, आगे चलते हैं। काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में है? यह भी पूछा गया। काम का अधिकार आर्टिकल 41 में काम का अधिकार। आगे देखते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं कि जैसे कि अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 भी बताता है। अनुच्छेद 12 भी राज्य की परिभाषा बताता है, लेकिन वो अलग मायने में बताता है। राज्य की परिभाषा कई अनुच्छेदों में है। ठीक, आगे देखते हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके नीति निर्देशक तत्वों का कोई हनन करता है या उसे कोई चोट पहुंचाता, तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों का हनन हुआ है, तो हम जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ
एक्शन लेंगे तो आप वो नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ मौलिक अधिकार के लिए है कि आप वो प्रवर्तनीय है। अगर आपका मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन करता है तो आप उसके लिए रिट जारी कर सकते हो, लेकिन ऐसा डीपीएसपी में ऐसा नहीं है। ठीक, इसलिए प्रवर्तनीय नहीं है, ये इनके खिलाफ आप नहीं जा सकते कि आपके किसी ने डीपीएसपी का उल्लंघन किया तो आप कहोगे हाँ इसके खिलाफ एक्शन लेनी है, आप नहीं कर पाओगे। आगे नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन है। इसमें ग्राम पंचायत का गठन, यहाँ ग्राम छूट गया, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का, और अनुच्छेद 44 में समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता ये अभी गोवा में लागू है, पहला राज्य था जिसमें गोवा में लागू है समान सिविल संहिता। आगे देखते हैं 44 में समान सिविल संहिता। 45 में शिक्षा का संबंध है, जैसे कि 0 से 5 साल के बच्चे होते हैं, 6 साल से नीचे मान लो, या 0 से 5 साल के बच्चे, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देना, यह अनुच्छेद 45 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 SC ST तथा अन्य कमजोर वर्ग का प्रावधान। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इसे याद रखना। 44, 40, 37 और 49 का संबंध है स्मारकों की संरक्षण। जैसे कि हमारे कोई स्मारक है तो उसका संरक्षण करना, ये अनुच्छेद 49 में है। और ये कृषि वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 में कृषि तथा पशुपालन का संगठन, इनका संबंध कृषि पशुपालन से संबंधित है 48 का। 47 में पोषण का संबंध है, पोषण संबंधी बातें ये 47 में कही गई हैं। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, इनकी शक्तियों का बंटवारा, सीधे से कहें तो इनकी शक्तियों का बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा कार्यपालिका का न्यायपालिका से। अनुच्छेद 51 का अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं हमारे, बनाए जाते हैं एक देश से दूसरे देश के बीच, तो वो उसका संबंध अनुच्छेद 51 में है। आगे देखते हैं, ये इन्हें दोबारा फिर से रिपीट करा दूंगा जिससे कि ये आसानी से याद बने रहे। 36 राज्य की परिभाषा। 37 के हमारे डीपीएसपी राज्य कहीं भी प्रवर्तनीय या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 के तहत विधिक निःशुल्क विधिक सहायता ऐसी होती है जैसे कि कोई किसी को ज़रूरत है तो आप इसके तहत हर इंसान विधिक सहायता को निःशुल्क ले सकता है, ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है। 1 मिनट। और 40 ग्राम पंचायत का गठन, ये तो पता ही होगा। समान सिविल सहायता 44 और 45 0 से 5 साल के बच्चे। 46 SC ST। 47 में पोषण संबंधी। 48 कृषि तथा पशुपालन। 49 स्मारकों का। 49 को यदि ना याद हो तो ऐसे याद कर लेना। स्मारक अपने भारत में मोनूमेंट कितने? 7 मेन मोनूमेंट, और 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो ये इस तरह से याद रखना कि 49 में स्मारकों का संरक्षण दिया गया है। विश्व के 7 अजूबे, 7 अजूबे, विश्व के 7 अजूबे हैं। 7 में हमारा ताजमहल भी शामिल है। ताजमहल एक स्मारक है, तो 7 का वर्ग 49, इस तरह याद रखना। और 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, और 51 तो आपको बताइए। आगे देखते हैं, नर्तकी नटराजन, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। नर्तकी नटराजन, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। अब देखते हैं आगे क्या है। तमिलनाडु राज्य से, लेकिन इनका संबंध किस नृत्य से? ये गलत है। नर्तकी नटराज का संबंध तमिलनाडु राज्य तो है, लेकिन इनका संबंध नृत्य पूछा है तो नृत्य भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम से किन किन लोगों का संबंध है ये मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये दोबारा फिर देख लीजिए। भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु का। इसके कुछ प्रमुख कलाकार इस प्रकार हैं। टी बाला सरस्वती, अभी बताया था, टी बाला सरस्वती। इसके तो सभी याद रखने हैं। शांताराव, इसे थोड़ा आप कम रख सकते हो। मृणालिनी साराभाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। यामिनी कृष्णमूर्ति, कमला देवी, बैजंती माला, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, ये बहुत पूछे जाने वाले नाम है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल, टी बाला सरस्वती, मृणालिनी साराभाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, फिल्म को फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फिल्म को फेस्टिवल आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और कुचिपुड़ी जो उत्सव है वो भी आंध्र प्रदेश से ही समझ, ये तो याद ही होगा सबको। आगे 21,
चलिए आज यहीं तक रखते हैं।